Yeah, good morning, everyone. La- Last, okay, in the last class, we were doing transport and communication. We have just started the chapter, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार का चैप्टर हम लोग शुरू कर लिए थे, जिसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वी डिड, संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, ये भी हम लोग कर चुके थे, और इसके क्या मोड है, व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, माध्यम क्या है परिवहन का, ये भी हम लोग कर चुके थे। इसको थोड़ा सा अभी ब्रीफ में करते हैं। परिवहन क्या है? परिवहन एक वस्तु और यात्रियों को ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया है, उसको परिवहन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट इज अ प्रोसेस इन विच गुड्स एंड पैसेंजर को द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। परिवहन के लिए ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, या बहुत तरह के वाहनों का यूज किया जाता है, बहुत सारे व्हीकल्स का यूज किया जाता है। और संचार का मतलब है सूचना को, इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी माध्यम से, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी मीडियम के माध्यम से पहुंचाना, वो संचार कहलाता है। चाहे वो लेटर के माध्यम से हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फैक्स हो, या फिर ईमेल हो, इंटरनेट, और बहुत तरह के साधन उपलब्ध हैं। तो परिवहन और संचार का इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में किए थे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी वी डिड इन द लास्ट क्लास। वस्तुओं और सेवाओं का जब परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये 4 माध्यम से किया जाता है। फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, और लैंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसको स्थल कह सकते हैं। दूसरा है जल यानी वाटर, तीसरा है वायु यानी एयर ट्रांसपोर्ट, और चौथा है पाइपलाइन। पाइपलाइन के माध्यम से कोई भी लिक्विड या गैस को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। तो परिवहन का जो 3 मुख्य माध्यम है, जिसमें स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन के नाम से जाना जाता है। और पाइपलाइन जो है अभी के समय में बहुत लोकप्रिय है, फेमस है। सड़क और रेल मार्ग जो है, वो स्थल भाग, मतलब स्थल परिवहन का ही पार्ट है। अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट को देखें, तो वी कैन डिवाइड लैंड ट्रांसपोर्ट इंटू 2 पार्ट। वन इज रोड ट्रांसपोर्ट, सेकंड इज रेलवेज। तो सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों माध्यम से जाता है। दूसरा है जल यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, उसमें समुद्री और आंतरिक, ओशनिक एंड इंटरनल, इंटरनल में थ्रू रिवर्स और कैनल्स। उसके बाद आता है वायु यानी एयर ट्रांसपोर्ट। और चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हम लोग कल लास्ट क्लास में किए थे। परिवहन का चयन जो किया जाता है, वो कौन-सी वस्तु को ले जाना है, किस प्रकार की सेवा है, उस पे ही डिपेंड करता है। अगर बहुत भारी चीज़ ले जाना है, तो वो थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट इट इज़ चीपर और ज़्यादा ठीक रहता है ले जाना। छोटी दूरी के लिए हम लोग को जाना है, मान लो हम लोग को कुंटी से रांची जाना है, तो वी कैन यूज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, स्थल परिवहन के माध्यम का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट किए थे स्थल परिवहन यानी लैंड ट्रांसपोर्ट, जो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परिवहन के सभी माध्यम में, सभी मोड में। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें गुड्स को तो ले ही जाता है, वस्तुओं को ले ही जाते हैं, और मतलब स्थल पे ही होता है ये काम। और प्राचीन काल से ही हम देखते आ रहे हैं कि मनुष्य स्वयं ढोने का काम करता था। आज के समय में हम देखें, तो अगर ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है, पर्वतीय प्रदेश है, माउंटेन्स एरिया है, तो वहाँ पे सड़क का निर्माण कठिन है, तो ह्यूमन बीइंग स्वयं ढोने का काम करते थे। आज से पहले अगर हम हिस्ट्री देखें 3000 इयर्स अगो, तो ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य जो है, वो परिवहन के लिए एनिमल्स का यूज़ करता था, पशुओं का प्रयोग करता था। इसमें घोड़ा है, खच्चर है, ये सब का यूज़ मतलब ढोने का काम करते थे। उसके बाद जब व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, प पहिए का आविष्कार हुआ, तो पशुओं द्वारा खींची जाने वाली जो भी गाड़ियाँ हैं, वैगन है, उनका उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद धीरे-धीरे जब 18th सेंचुरी में जब स्टीप इंजन का इन्वेंशन हुआ, तो ट्रांसपोर्ट में मतलब एक रिवॉल्यूशन सा आ गया। और इसमें उसके बाद फिर जब इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद घोड़े का प्रयोग सवारी के लिए थोड़ा कम हो गया। और इस मतलब ये जो इंजन है, ये हमारे लिए एक एक क्रांति के रूप में हमें मतलब क्रांति आ गई जब इसका आविष्कार हुआ। और उसके बाद रोपवेज़, पाइपलाइन, ये सब रीसेंट डेवलपमेंट है।
क्योंकि अगर ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है, दुर्गम प्रदेश है, पहाड़ी मार्ग है, तो अगर आपको जल ले जाना है फ्रॉम नीचे से आपको माउंटेन पे ले जाना है, तो इसको ढो के ले जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम टेकिंग है और खर्च भी ज़्यादा होगा। तो पाइप के माध्यम से हम आसानी से जल को पहुँचा सकते हैं या फिर रोपवेज़ के माध्यम से, रज्जू मार्ग जिसको बोलते हैं। खनिज तेल है, ये फिर वाटर है, ये सब जो जो भी लिक्विड चीज़ है, वो हम पाइपलाइन के द्वारा पहुँचा सकते हैं। उसके बाद कौन-कौन सा बोझा ढोने वाला पशु है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो भी अगर हिमाच्छादित प्रदेश है, जो बहुत स्नो कवर्ड एरिया है, जैसे नॉर्दर्न यूरोप है, साइबेरिया है, नॉर्थ अमेरिका है, तो वहाँ पे स्लेज का यूज़ किया जाता है। ज स्लेज मतलब एक खींचने वाली गाड़ी जैसी होती है, उसको डॉग और रेनडियर क जो है उसको खींचते हैं। तो और इवन इन माउंटेनस एरियाज़ पर्वतीय प्रदेशों में खच्चर जो है उसको यूज़ किया जाता है। और ऊँट का यूज़ यानी कैमल का प्रयोग ज़्यादातर डेज़र्ट एरिया में किया जाता है, मरुस्थलीय भागों में किया जाता है। हालाँकि भारत में बैलगाड़ी का प्रयोग भी किया जाता है, सभी जगह किया जाता है। अभी उसका कम हो गया है लेकिन शुरू से बैलगाड़ी का बुलोक कार्ट का उपयोग किया जाता था, बोझ हड़ौने के लिए। तो सड़कें और महामार्ग का इसका लाभ हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, आई हैव गिवन यू होमवर्क। तो सड़क मार्ग का क्या-क्या लाभ है, मेरिट क्या है, क्या एडवांटेज है, ये हम लोग कर चुके थे। एंड यू डिड इन योर होमवर्क। ऑल ऑफ यू हैव डन? येस और नो? ओके। ओके, तो अब सड़क के बारे में पढ़ते हैं। सड़क 2 तरह का होता है, एक होता है कच्चा मार्ग और दूसरा होता है पक्का, यानी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड। तो अगर कच्ची सड़क है, मेटल नहीं है, तो ये सभी सीज़न में अ, यूज़ यूज़ करने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। मिट्टी में गाड़ी या कीचड़ में पहिया फँस जाने का ये रहता है। पक्की सड़कें बनाना थोड़ा-सा टफ होता है, कठिन होता है और खर्च खर्च भी होता है। लेकिन इट इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत उपयोगी है, क्योंकि बारिश पे पक्की सड़कें मतलब वो बहती नहीं है और उसमें धँसने का चांसेस नहीं रहता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि कहाँ-कहाँ सड़क का वितरण है, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है। तो विश्व में सड़कों का वितरण कैसा है, कितना है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है? तो हम देखें, अगर पूरे वर्ल्ड के नक्शे को अगर ध्यान से देखो या समझो कि हर एक कंट्री में क क मतलब सड़क का कितना निर्माण हुआ है। तो ये बिल्कुल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, कहीं पे कम हुआ है। तो अगर विश्व का टोटल देखें कि टोटल गाड़ी चलाने योग्य जो सड़क की लंबाई कितनी है, तो वह है लगभग 1.5 लाख किलोमीटर। और उसमें से 33% नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो सोचो नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका कितना डेवलप है, वहाँ पे सड़क का मतलब निर्माण हुआ है। तो अब इस इसका एक डेटा इट इज़ गिवन इन अ बुक, सड़क की लंबाई कहाँ-कहाँ कितना है। तो प्रति 100 यानी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई कितनी है? जापान में 327 है, फ्रांस में 164 है और यूके में 162 है, श्रीलंका में 151 है। उस तरह का एक दिया है, यू मे गो थ्रू योर बुक फॉर डेटा। आगे हम लोग करते हैं यातायात प्रवाह। तो पिछले वर्षों में अगर सड़क में मतलब सड़कों पर अगर वो यातायात का देखें तो उसमें बहुत वृद्धि हुई है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो सड़कों की लंबाई तो उतना ही है, एरिया इज़ लिमिटेड, लेकिन गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, वाहनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो जिससे क्या हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा गाड़ी का रोड पे, पार्किंग का अवेलेबिलिटी नहीं होता है, सड़क जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो अ, अगर हम एक एक टर्म है महामार्ग, महामार्ग, हाईवे। तो हाईवे क्या है? ये इस तरह का क्वेश्चन आता है इन योर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम। हाईवे क्या है? इट इज़ अ मेटल रोड। ये एक तरह का पक्का सड़क है, जो दूर वाले स्थान को मिलाती है। जैसे आप रांची से आप कोलकाता जाना है, रांची से आपको दिल्ली जाना है, चेन्नई जाना है, तो हाईवे के से ही जाओगे। जैसे आप देखे होंगे, जब आप जाते हो तो एनएच लिखा होता है, एनएच नंबर दिस थिंग 33, 2, 7, 45, तो नंबर्स लिखे होते हैं। तो पूरे जो भी महामार्ग है, नेशनल हाईवे है, उसको कुछ नंबरिंग किए गए हैं।
तो इस महामार्ग के माध्यम से ही हम लोग इस सड़क के माध्यम से हम लोग जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो ये जब सड़कें बनाई जाती हैं, ये जो महामार्ग बनाया जाता है ना, हाईवे बनाया जाता है, तो यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता। जो गाड़ी चलाएँगे वो बिना रुके चलते जाएँगे। और ये सड़कें, ये रोड 60 मीटर तक इसका चौड़ाई होता है, प्लेन होता है और आने-जाने तरफ दोनों मतलब डिवाइडर होता है बीच में, तो कि आने और जाने दोनों के लिए गाड़ियाँ आराम से जाए। और इस पे कोई भी मतलब लेन, पुल और ये फ्लाईओवर, ये सब भी बनाए जाते हैं। तो अगर हम देखें हाईवे का पूरे विश्व में क्या वितरण है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, महामार्ग का विश्व में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अलग-अलग अगर हम लोग कंट्री वाइज़ या कॉन्टिनेंट वाइज़ देखें, क्योंकि यूरोप तो बहुत बड़ा, यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं, वो छोटे-छोटे कंट्री हैं। तो विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा महामार्ग का जो जाल है, जो नेटवर्क है, वो ज़्यादा अच्छा डेवलप है और घना है। यानी डेवलप कंट्री में ज़्यादा बना हुआ है। तो यूरोप इज़ अ डेवलप कॉन्टिनेंट, उसमें बहुत सारे कंट्री डेवलप हैं। तो यूरोप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ है, औद्योगिक विकास भी हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या भी है। तो इन कारणों से यहाँ पे सड़क का जाल बिछा हुआ है, सड़क बने हुए हैं। तो वर्ल्ड का 20% हाईवे इट इज फाउंड इन यूरोप। तो विश्व का 20% महामार्ग जो है ये यूरोप में ही पाया जाता है। और लगभग विश्व का अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में 25% जो मोटर गाड़ी है वो यूरोप में है। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो वहाँ पे कंट्री हैं, इट इज़ वेरी डेवलप्ड, जहाँ पे मोटर गाड़ियाँ और महामार्ग का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उसके अलावा रूस, जो रशिया है, तो रशिया जो है वो 2 कॉन्टिनेंट में है, एक कुछ पार्ट इधर यूरोप में है और इधर एशिया में भी है। तो रूस का जो यूरोपीय भाग है, जो जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में जो पार्ट है, वो ज़्यादा डेवलप है कंपैरिज़न टू एशिया रूस। तो रूस का जो भाग यूरोप में है, वो ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पे सड़कों का मार्ग ज़्यादा अच्छा बिछा हुआ है। तो यहाँ पे सड़क का मार्ग बिछा हुआ है, प्लस यहाँ से सभी नगरों के लिए, सभी सिटीज़ के लिए सड़क मार्ग को जोड़ दिया गया है। और यूरोपीय रूस जो है, रसिया जो है, इसका मेन सेंटर इज़ मॉस्को। और अगर हम एशियाई रूस को देखें तो इर्कुटस्क इसका मुख्य सेंटर है। अब आते हैं यूएसए में। यूएसए में कितना लंबा नेशनल हाईवे या फिर हाईवे है, महामार्ग है, तो लगभग 60 लाख किलोमीटर लंबा है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे विश्व की लगभग 1/3 जो रोड्स है, इट विल बी फाउंड इन यूएसए। और आधी जितनी 50% जो गाड़ियाँ हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, वो यूएसए में है। तो यहाँ पे अधिकांश महामार्ग, हाईवे यूएसए के पूर्वी भाग में विकसित हुए हैं, ईस्टर्न पार्ट में विकसित हुए हैं। क्योंकि जब आप यूएसए का मैप देखो, तो वेस्टर्न पार्ट में रॉकी माउंटेन है, ईस्टर्न पार्ट इज मोर डेवलप्ड। यहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा अच्छे हुआ है, नगरीकरण हुआ है, औद्योगीकरण भी हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, ये जो लेक्स भी इधर है, तो यहाँ पे औद्योगिकरण और अग्रीकरण बड़े पैमाने पे हुआ है। कनाडा में जाएँ तो कनाडा का नॉर्थ भाग जो है, नॉर्दर्न पार्ट, कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट देखो, तो वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है, मतलब शीत जलवायु है। तो यहाँ और इस देश में यहाँ पे सड़क का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है, वहाँ पे पीपल भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है वहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में। और उत्तर अमेरिका का पूर्वी और पश्चिमी तट पे जो भी नगर हैं, सबको मिला दिया गया है एक रोडवेज से। और कनाडा, मेक्सिको, सभी को एक न एक रोडवेज से मिला दिया गया है। एक रोड है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, ट्रांस कैनेडियन हाईवे। इसको न्यू फाउंडलैंड में एक सेंट जॉन नगर है, वहां से कोलंबिया तक को इसको जोड़ा गया है। फिर अलास्का हाईवे है, वो कनाडा का एडमंड सिटी है, वहां से अलास्का का एंकरेज तक को उसको जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे है, जो महामार्ग है,
इट इज कनेक्टेड कहाँ से कहाँ तक है? न्यू फाउंडलैंड में जो सेंट जॉन नगर है, जॉन नगर से सेंट जॉन नगर से कोलंबिया तक। अब आते हैं पैन अमेरिका महामार्ग, पैन अमेरिका हाईवे। तो ये महामार्ग जो है साउथ अमेरिका और मिडिल अमेरिका, उसके देशों को जोड़ता है, मतलब वहां के देशों को यूएसए और कनाडा से जोड़ेगा। अब ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है, एक आइलैंड भी है। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में है, आपके पास एटलस है तो यू कैन ओपन योर एटलस, वर्ल्ड का मैप निकाल के देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया के जो मुख्य महामार्ग हैं, जो मेन हाईवे है, ज्यादातर कोस्टल एरिया में है, तटीय भाग में है। और यहाँ पे स्टुअर्ट महामार्ग एक है, मतलब हाईवे है, जिसको नॉर्दर्न टेरिटरी में डार्विन से को एलिस स्प्रिंग और टेनेंट क्रीक से होता हुआ विक्टोरिया में मेलबोर्न को जोड़ता है। मेलबर्न, मेलबर्न वेरी फेमस सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद चाइना आ जाइए, चीन भी एक बहुत बड़ा देश है, बहुत एक्सपैंडेड है। और इसके भी जितने भी इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, बीजिंग एक प्रमुख नगर है, केंद्र है, संघाई है, वियतनाम के पास सुंगसो है, वहां तक सब सब जगह रोडवेज बना हुआ है। फिर चैगडू और ल्हासा को मिलाने के लिए भी हाल में एक रोड बनाया गया है। और इंडिया में आ जाइए, इंडिया की बात करें तो इंडिया में सड़क का कुल लंबाई लगभग 14 लाख किलोमीटर है। नोट डाउन इन कॉपी। भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 14 लाख किलोमीटर है। और भारत में जितना भी आप नगर है, मुख्य नगर आप देखो, महानगर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, सभी नगरों से सड़क मार्ग एक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सभी नगर। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो महामार्ग है, हाईवे है, जीटी रोड। आप पढ़े होंगे इन हिस्ट्री, शेरशाह सूरी ने बनाया था इसे, जीटी रोड। और जीटी रोड कहते थे, लेकिन अब शेरशाह सूरी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है, इसमें अब पार्टीशन, मतलब उसको मतलब उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये अमृतसर से दिल्ली के बीच जो महामार्ग है, उसको नंबर 1 यानी NH1 के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से कोलकाता NH2। और भारत का सबसे लंबा महामार्ग, ये क्वेश्चन आ चुका है इन योर एग्जाम, सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग NH, सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जो है वो है 7। तो NH7 जो लार्जेस्ट है, वो बनारस के मतलब होता हुआ रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई होता हुआ कन्याकुमारी तक जाता है। इट इज द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे, हाईवे NH नंबर 7। और इसका टोटल लेंथ इज 2325 किलोमीटर। तो 4 महानगर जो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, इन सब को जोड़ने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बनाया गया है। फिर अभी सिलचर से पोरबंदर भी बनाया गया है। इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं, बहुत सारे चरण हैं। तो इंडिया में भी काफी सारे सड़क बनाए गए हैं। उसके बाद अफ्रीका में आइए। अफ्रीका में अधिकांश सड़कें जो है, ज्यादातर रोड्स आर इन कोस्टल एरिया, तटीय भागों में है ज्यादातर। और एक महामार्ग है वहां पे, अल्जियर्स, अल्जियर्स से एटलस पर्वत को पार करके सहारा मरुस्थल होता हुआ, सहा, सहारा डेजर्ट होता हुआ गिनी का जो कोनाक्री नगर है वहां तक मिलता है। तो अफ्रीका में ज्यादातर तो कोस्टल एरिया पे ही डेवलपमेंट है और सड़क मार्ग बना हुआ है। उसके बाद काहिरा से केप टाउन तक भी बन गया है शहर। और दक्षिण अमेरिका में आइए तो प्रमुख सड़कों का निर्माण दक्षिण अमेरिका में भी हुआ है। वहां भी जो किनारे पे शहर है, मतलब कोस्टल एरिया पे जो जो पत्तन है, जो पोर्ट है, पोर्ट से अन्य शहरों को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। अब आते हैं बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड क्या है? सीमावर्ती सड़कें। तो इन ऐसे सड़क जिनका निर्माण इंटरनेशनल बाउंड्री के पास किया जाता है, उनको सीमावर्ती सड़क कहते हैं।
तो आप इसी इंटरनेशनल बाउंड्री क्या होगा? भारत का अगर देखो, तो भारत किन-किन देशों से सटा हुआ है? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर? किन-किन देशों से सटा हुआ है भारत? कोई बताओ यहाँ पे? मेरी आवाज़ आ रही है? भारत किन देशों से सटा हुआ है? ओके, वेरी गुड। हुँ, हाँ, तो यही हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो देश है, उन सीमाओं के पास, उनके उनके बाउंड्री के पास जो सड़क होगा, वो कहेगा कहलाएगा सीमावर्ती सड़क। यानी वो तो रिमोट एरियाज़ में है, इन सड़क का ज़्यादातर यूज़ वो जो नगर से जोड़ने के लिए किया जाता है। वहाँ रहने वाले मतलब वहाँ जो शहर है या गाँव है, उसको नगरों से जोड़ने के लिए। ताकि सभी देशों में जो गाँव है या जो मिलिट्री कैंप्स है, वहाँ तक वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जा सके, वस्तुओं को पहुँचाया जा सके। इसलिए सड़कों का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं रेलवेज़ की। रेलवे सड़कों की तुलना में देखा जाए तो अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं। अभी मान लो आपको यहाँ से जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए आप एम आई ऑडिबल? तो हम लोग रेल मार्ग की बात कर रहे थे, रेलवेज़ की बात कर रहे थे। तो सड़क यहाँ पे 2 आपने जो लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, सड़क मतलब जो स्थल मार्ग है। स्थल पे 2 तरह के का मार्ग होता है, एक सड़क मार्ग और दूसरा रेल मार्ग। तो सड़क की तुलना में रेल मार्ग जो है, उसमें भारी सामान को ले जाया जा सकता है, अधिक दूरी तक हम सामान पहुँचा सकते हैं और अपेक्षाकृत सस्ता होता है, चीपर होता है और सुविधाजनक होता है। तो रेल का विकास, सड़कों के विकास के बहुत बाद में रेल का विकास हुआ है। तो सबसे पहला जो अम, पब्लिक रेल चलाया गया था विश्व का, वो वर्ल्ड का सबसे पहला 1825 में और 1825 में कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? नॉर्थ इंग्लैंड का जो स्टॉकटन है, स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक ट्रेन चलाई गई थी, विश्व का प्रथम सार्वजनिक ट्रेन 1825 में। नोट डाउन इन कॉपी। 1825 में उत्तरी इंग्लैंड, नॉर्थ इंग्लैंड का स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। फ्रॉम स्टॉकटन टू डार्लिंगटन। तो 19th सेंचुरी में रेलवे और जो यात्री है, माल परिवहन, ये सब बहुत फेमस हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। रेल का विकास जब हुआ, रेलवेज़ का डेवलपमेंट जब हुआ, तो उसके बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे कारक जिम्मेवार हैं। पहला तो ये कि भाप इंजन का आविष्कार हुआ था और इसका यूज़ उद्योग में नहीं, परिवहन के लिए किया जाता था। और दूसरा फैक्टर ये कि जब उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हो गया, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो गया। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन सामान को ले कैसे जाएँगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक? रॉ मटेरियल को कैसे पहुँचाएँगे इंडस्ट्रीज़ तक? जो प्रोडक्ट है, जो तैयार माल है, वहाँ से हम दूसरी जगह से कैसे पहुँचाएँगे? तो इसके लिए रेल का डेवलपमेंट मतलब हुआ। रेल का ज़्यादा विकास हुआ। तो जब रेल का विकास हुआ, मतलब ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बाद धीरे-धीरे परिवहन तंत्र में रेल का विकास होना शुरू हुआ। तो शुरू-शुरू में तो भारी सामान ले जाया जाता था ट्रेन में, रेल में, जिसको मालगाड़ी बोलते हो आप लोग। और उसके बाद धीरे-धीरे यात्रियों का रेल भी बनाया जाने लगा, पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। तो पहले भारी-भारी सामान ले जाते थे ट्रेन में, फिर ह्यूमन बीइंग्स यानी पैसेंजर्स को ले जाने लगे। तो एक तो ये हुआ कि ये तो सस्ते दामों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, कम पैसे में। वहीं अगर हम रोडवेज से जाते, फ्यूल यूज़ करते तो मेबी वो कॉस्ट ज़्यादा होता और दूसरा लंबी दूरी तक तय करने के लिए हम रेल
बहुत आसानजनक, सुविधाजनक एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो ब्रिटेन में, यूएसए में, जापान में हो या इंडिया में, जो भी लोकल पैसेंजर है, वहाँ के लिए रेलगाड़ी बहुत ही लोकप्रिय हो गई। यानी रोज दिन, प्रतिदिन हजारों लोग कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके। हम लोग रेल की बात कर रहे हैं, ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो जब आप स्टेशन गए होंगे, आप कभी भी तो देखे होंगे कि ट्रेन जो चलती है उसका जो पटरी है वो अलग अलग दूरी पे होता है, जिसको मतलब जो दो पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज गेज ऑफ रेलवे। उसको रेलवे का गेज कहा जाता है। तो आप सुने होंगे, छोटी लाइन है, लोकल ट्रेन है तो वो छोटी लाइन से जाएंगी। तो ये जो गेज है, गेज मतलब पटरी के बीच की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम जो ट्रैक है उनके बीच का डिस्टेंस। तो तीन गेज होता है। तीन नॉर्मली, जनरली तीन गेज होता है, जिसका इसका नाम है, पहला जो है बड़ी लाइन जिसको बोलते हैं, जिसका डिस्टेंस होता है एक एक पटरी से दूसरे पटरी के बीच का 1.5 मीटर से अधिक, लगभग 1.68 कुछ होता है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड गेज, मानक लाइन जिसको बोलते हैं। तो उसका जो डिस्टेंस होता है एक पटरी से दूसरे पटरी के बीच 1.44 मीटर। और तीसरा होता है मीटर लाइन, जो 1 मीटर होता है, और उसके बाद छोटी लाइन। और इन सब में ये जो मतलब ये जो चार बनाया गया, बेसिकली तीन होता है। तो ये जो मानक लाइन है, जो स्टैंडर्ड है, उसका ही उपयोग किया जाता है ब्रिटेन में। तो ये रेल के गेज के बारे में हम लोग जो आगे का चैप्टर है इंडिया वाला, उसमें और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है इन नेक्स्ट पार्ट, उसमें ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आप याद रखिए कि तीन गेज है, कौन कौन सा है। बड़ा लाइन जो है 1.5 मीटर से अधिक, मानक लाइन यानी स्टैंडर्ड लाइन जो है वो 1.44 मीटर, उसके बाद मीटर लाइन दैट इज 1 मीटर, उसके बाद छोटा लाइन। तो जैसे आप टॉय ट्रेन देखते हो, टॉय ट्रेन आप देखे होगे, दार्जिलिंग में चलती है, शिमला में चलती है। या फिर आप ये जो अम, ये जू में भी बहुत सारे आप देखे होंगे कि छोटी सी ट्रेन जाती है, जो कि यात्रियों को घुमाती है पूरे जू में। बहुत सारे जू में है। तो ये भी छोटी लाइन ही है। तो ये हम लोग इसके बारे में डिटेल्स आगे वाले चैप्टर में करेंगे। अब हम बात करते हैं कम्यूटर ट्रेन की। कम्यूटर ट्रेन मतलब डेली आवागमन का जो ट्रेन है, कम्यूट, डेली आना जाना, दैनिक आवागमन की ट्रेन। तो ये जो जनरली छोटी दूरी वाली जो गाड़ियां होती है, जैसे यहाँ से आप देखोगे लोकल ट्रेन जा रही है, यहाँ से मुरी जाती है, यहाँ से सिल्ली जाती है, और बहुत सारी लोकल ट्रेन है। ये दिल्ली में भी, मुंबई में भी बहुत सारी लोकल ट्रेन चलती है। तो ये जो सामान्य रूप से छोटी दूरी तय करने वाली जो गाड़ियां हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जो कवर करती है, वो बड़ी संख्या में यात्रियों को आसपास के इलाकों से नगर की ओर ले जाए। जब मान लो सिल्ली में कोई रहता है, वहां वहां वो लोग रांची में काम करते हैं, तो सुबह ट्रेन में चढ़े और यहाँ पे रांची में उतर गए। तो वो डेली पैसेंजर्स के लिए वो ट्रेन चलाया जाता है, लोकल ट्रेन। और डेली पैसेंजर्स के लोकल जो ट्रेन चलाए जाते हैं वो सभी जगह चलाए जाते हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, नॉर्थ अमेरिका, ये यूएसए हो, जापान हो, और सब जगह ये पॉपुलर है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द पैटर्न्स। संसार में रेल मार्गों का क्या पैटर्न देखने को मिलता है, कैसा प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो रेल का अगर आप मतलब जाल देखो कि कहाँ कहाँ कैसे बिछा हुआ है, उसमें आपको बहुत तरह के का मतलब अलग अलग दिखेगा। कहीं पे ज्यादा डेवलप है तो ज्यादा है वहां पे, कहीं पे कम है तो कम है।
चूँकि इसका निर्माण करने में, इसको बनाने में बहुत अधिक खर्च होता है, इसको मेंटेनेंस में खर्च होता है और नॉर्मली जनरली रेल का जो प्रबंधन है वो गवर्नमेंट करती है और रेल व्यवस्था जो भी है आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको गवर्नमेंट करती है। तो भाप के इंजन जो पहले जो स्टीम इंजन था, उसके जगह पे अभी डीज़ल इंजन आ गया है, इलेक्ट्रिक इंजन ज़्यादा चलता है। तो पहले के कंपैरिज़न में यानी पहले जो स्टीम इंजन चलता था, उसके कंपैरिज़न में डीज़ल इंजन और फास्टर, इलेक्ट्रिक इंजन और फास्टर। तो अब जो रेलगाड़ी चलती है, रेलवेज़ चलते हैं, वो तेज़ गति से चलते हैं और ज़्यादा इसको कस्टमाइज़ कर दिया गया, सुखद यात्रा बनाने के लिए इसमें एसी लगा दिया गया है, सोने के लिए बर्थ बना दिया गया है, खाने-पीने की भी व्यवस्था की जा रही है और बहुत कंफर्टेबल सीट भी बनाया जा रहा है। तो बहुत रेलगाड़ी ये सब सुविधा दे रही है यहाँ के कहीं की भी जनता को। और अगर कोई सामान ऐसा है जो हम लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, जो तुरंत खराब हो जाता है, जैसे सब्जी कोई दूसरी जगह से लाना, जो हम यहाँ नहीं उत्पादित करते हैं। बहुत सारी सब्जियाँ हम लोग रांची में नहीं उपजाते हैं, तो हम लोग बाहर से मँगाते हैं। तो बाहर से अगर आएगा, तो उसको हमको रेफ्रिजरेटर में लाना पड़ेगा, मतलब फ्रिज जैसा प्रशीतित कोई डिब्बा होगा, उसी से लाना पड़ेगा। तो बहुत सारा रेफ्रिजरेटर बॉगी बनाया गया है इन ट्रेन। तो जो खराब होने वाली चीज़ें हैं, उसको हम उस डिब्बे में रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचा सकते हैं। बहुत सारी अन्य वस्तुओं के लिए जैसे लिक्विड है, पेट्रोलियम है, तो टैंकर और कंटेनर का यूज़ होता है। फिर जैसे अगर हम लोग को पेट्रोलियम हम मँगा रहे हैं इराक से, तो वहाँ से जल मार्ग के द्वारा आया, पोर्ट पे आया, यानी ये जो पत्तन है, वहाँ पे आया। वहाँ से जहाज से कंटेनर को सीधा रेल के डब्बों में रख दिया गया, वहाँ से जहाँ ले जाना है। तो इससे सामान चढ़ाने, उतारने, पैकिंग का जो कार्य है, वो कम हो गया और विश्व के सभी स्थानों में, वर्ल्ड के सभी प्लेसेस में रेल को जो कठिनाई का तो सामना करना ही पड़ता है, आर्थिक कठिनाई जो है जिसको कह सकते हैं। तो इस समय रेल का सबसे बड़ा जाल मतलब सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट रेल मार्ग का नॉर्थ अमेरिका में हुआ है, उत्तर अमेरिका में। तो यहाँ जो है विश्व का लगभग 40% रेल मार्ग यहाँ पे है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर 100% है, तो उसका 40% इन नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेल का उपयोग भारी सामान ले जाने में किया किया जाता है। वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ है, औद्योगिक विकास भी हुआ है। तो भारी सामान जैसे खनिज है, मिनरल्स है, फर्नीचर लकड़ी है, तो इसका लंबी दूरी तक ले जाना है, दूर तक ले जाना है, तो उसके लिए रेल मार्ग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद रेल का जो जो मतलब सघन जाल जो बिछा हुआ है, ये तो यूएसए में है। यूएसए के ईस्टर्न और मिडल पार्ट में ज़्यादा है। फिर सदर्न कनाडा में है, ग्रेट लेक्स है जहाँ पे 5 लेक है, झील है, उसके साउथ में और ये जो अटलांटिक ओशन है उसके कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा विकास हुआ है। तो उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में रेल मार्ग का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, नगरीकरण हुआ है, अर्बनाइज़ेशन हुआ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है। ये एक कारण है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में जो रेलवेज़ का निर्माण हुआ है यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब सघन जाल है यहाँ पे भी। तो वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है, औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है वेस्टर्न यूरोप में। तो वहाँ पे ज़्यादा रेल मार्ग का विकास हुआ है। अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूरोप में बेल्जियम में सबसे ज़्यादा रेल मार्ग का विकास हुआ है। सबसे सघन है, सबसे डेंसली वहाँ पे रेल मार्ग है, विश्व का, वो बेल्जियम में है। बेल्जियम में लगभग 6.5 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर 1 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। और यहाँ पे अ, अदर यूरोपियन जो कंट्री है, उससे कंपैरिज़न करें, तो यहाँ पे यात्री परिवहन ज़्यादा किया जाता है, मतलब पैसेंजर्स को ज़्यादा एक स्थान से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी जगहों में तो देखा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है, तो वहाँ पे सामान ले जाने के लिए किया जाता है, माल को ढोने के लिए किया जाता है, बट लेकिन यहाँ जो है, वो यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है।
यहाँ पे लंदन है, पेरिस है, मॉस्को है। यहाँ पे तो मेट्रो रेल का भी विकास हुआ है। मेट्रो भूमिगत रेल जिसको बोलते हैं, उसका भी डेवलपमेंट हुआ है। सुरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। इंग्लैंड में जो यूरो टनल ग्रुप है, वहाँ पे सुरंग मार्ग यानी टनल के माध्यम से लंदन को पेरिस से जोड़ दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद अगर एशिया की बात करते हैं, एशिया में आ जाइए, एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया है, भारत है, जापान है, चाइना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेल मार्ग डेवलपमेंट हुआ है, रेल मार्ग का। चाइना में 35,000 35,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग का विस्तार हुआ है। जापान में 28,000। जापान देखो उसका चाइना के कंपैरिजन में छोटा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे 28,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। एशिया का अदर कंट्रीज में रेल मार्ग की लंबाई अपेक्षाकृत कम है। यहाँ पे अगर मरुस्थल और जनसंख्या जहाँ-जहाँ कम है, वहाँ पर रेल मार्ग कम विकसित है। क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। उसके बाद ओशिनिया में आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। वहाँ पे न्यू साउथ वेल्स जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ पे कूलगार्ली, एडिलेड, कैनबेरा, मेलबोर्न, यहाँ ये सब मुख्य नगर है और इन सब को रेल मार्ग से जोड़ा गया है। न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में है, वो भी उसका जो नॉर्थ आइलैंड है, वो ज़्यादा डेवलपमेंट है हुआ है वहाँ पे। वहाँ पे एग्रीकल्चर के जो प्रमुख नगर है, उसको जोड़ा गया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊबड़-खाबड़ भूमि, ये साउदर्न आइलैंड जो है न्यूज़ीलैंड का, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ ऊबड़-खाबड़ भूमि है, तो वहाँ पे रेल का निर्माण बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गर्ल्स। अ, एम आई ऑडिबल? ओके, तो अ, आज हम लोग ने स्थल मार्ग यानी स्थल मार्ग में लैंड ट्रांसपोर्ट में दोनों आता है, सड़क और रेल, रोडवेज एंड रेलवेज, दोनों को पढ़ा। इसके आगे भी और भी है रेल मार्ग के बारे में। रेल मार्ग कौन-कौन सा बड़ा रेल मार्ग है, कितना सबसे लार्जेस्ट है, ये सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। लेकिन आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको कैसे पढ़ना है, वो जो क्वेश्चन दिया जाता है आप अच्छा लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया गया था, आप लोग बना लिए थे आंसर उसका? क्योंकि आएगा एग्ज़ाम में, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट? सड़क मार्ग का क्या लाभ है? तो लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे-जैसे जो पढ़ाई हो रही है, उसको करते जाइए। सभी लोग ठीक हैं? तबीयत ठीक सबकी ठीक है? ओके, अभी तो बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है। तुम लोग बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलो और निकलते भी हो तो मास्क लगा के और आने के बाद जो भी सैनिटाइज करना है एवरीथिंग वो सब करना है। तो तुम लोग ठीक रहो, स्वस्थ रहो। नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे। ओके गर्ल्स? यस आशा? हम्म। हम्म। अरे तो बुक नहीं था तो दूसरे चैप्टर का कैसे बना दिया आप? उसमें सबमिट नहीं हो रहा है, उसको रिमूव करके उसको सबमिट कर दो। देखो कोशिश करके, हम तो सबमिट नहीं किए, तुम लोग सबमिट किए हो, तुमको मालूम चलेगा कि रिमूव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। होना चाहिए आई थिंक। देखो कुछ ना कुछ ऑप्शन तो होगा, या फिर इसको भी सबमिट कर दो उसमें। ठीक है।
ठीक है गर्ल्स, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।